जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा लेक्चर नंबर 13 है। देखिए, इस लेक्चर से पहले जो मैं क्वेश्चन बात कर रहा था वो हमारा क्वेश्चन जा रहा था बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में हमने बात को स्टार्ट किया था ऑब्जर्वेशन से। फिर हमने बात की थी ऑब्जर्वेशन को मेड करने के लिए 5 सेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, इसके अलावा अगर हम सेंसेस यूज़ ना करें तो मुख्तलिफ किस्म के हम इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो आमतौर पे हमने मुख्तलिफ किस्म के सेंसेस इस्तेमाल किए, इससे हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ जाते हैं। ऑब्जर्वेशन की डिस्कस किया, क्वालिटेटिव भी हैं और क्वांटिटेटिव भी हैं। और ये ऑब्जर्वेशन को जब कोई ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइज कर देता है तो डाटा फॉर्म में ले आता है, फिर एक स्टेटमेंट देता है और उस स्टेटमेंट को हम नाम देते हैं हाइपोथेसिस। इससे पहले मैंने डिस्कस किया था कि हाइपोथेसिस को 2 वेज हैं उसको बनाने के लिए, फार्मूलेट करने के लिए। एक डिडक्टिव रीजनिंग था और एक इंडक्टिव रीजनिंग था। आज हम बात करेंगे कि इन दो मेथड के अलावा देयर आर सम अदर वेज टू फॉर्म द हाइपोथेसिस। यानी हाइपोथेसिस को बनाने के लिए सिर्फ हमारे पास ये डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग नहीं होते, बल्कि कुछ और भी तरीकाकार हमारे पास मौजूद है। फॉर एग्जांपल देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्यूशंस और इमेजिनेशंस, यानी इल्हाम होना, कोई खुद से कोई बात जहन में डाल जाना, इसे हम इंट्यूशन कहते हैं, या इमेजिनेशन तखय्युल करना, ख्याल करना हम कह सकते हैं। यानी आप किसी चीज के बारे में आप सोच रहे होते हैं तो आपके जहन में कोई जवाब ऐसे आ जाता है। दूसरी बात है एस्थेटिक प्रेफरेंस, जाती पसंद नापसंद, जाती तरजीह, कि आप उस चीज के बारे में कितनी इंटरेस्ट ले रहे हैं। तीसरी बात होती है रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज, कि आपके पास मजहबी या मुफक्किराना ख्यालात उस चीज के बारे में कितने हैं। चौथी बात है कंपैरिजन, यानी मवाजना करना उसका, एंड एनालॉजी, और काम के हवाले से, फंक्शन के हवाले से मवाजना करना या देखना विद अदर प्रोसेस, दूसरे अमल से, दूसरे आमतौर पे फंक्शन से। यानी उस चीज के फंक्शन को हम मवाजना करते हैं और फंक्शन के हवाले से उसका दूसरे प्रोसेस से हम उसको स्टडी करते हैं। इसी तरह पांचवी बात है कि डिस्कवरी ऑफ वन थिंग व्हाइल लुकिंग द अदर, कि आप एक चीज दरियाफ्त कर लें जब किसी दूसरी चीज को देख रहे हो। जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कभी भी पेनिसिलिन डिस्कवर नहीं कर रहा था, वो तो जस्ट जर्म पे, बैक्टीरिया पे काम कर रहा था, तो एक्सीडेंटली फंगस आके उन कल्चर पे, बैक्टीरिया के कल्चर पे ग्रो कर गई और उन्होंने बैक्टीरिया को किल कर दिया। तो इससे उन्होंने उस फंगस से जो मटेरियल हासिल किया उससे आमतौर पे पेनिसिलिन उसने बना डाली। तो इसलिए डिस्कवरी ऑफ वन थिंग व्हाइल लुकिंग द अदर, कि एक चीज का दरियाफ्त हो जाना जब किसी दूसरी चीज के बारे में आप स्टडी कर रहे हो। तो ये मजीद डिफरेंट वेज हैं टू फॉर्म द हाइपोथेसिस। जी, पहला था इंट्यूशन और इमेजिनेशन, दूसरा था एस्थेटिक प्रेफरेंस, तीसरा था रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज, चौथा था कंपैरिजन एंड एनालॉजी विद द अदर प्रोसेस, पांचवा था डिस्कवरी ऑफ वन थिंग व्हाइल लुकिंग द अदर। अच्छा भाई देखो, ये तो डिफरेंट वेज थे एक हाइपोथेसिस बनाने के। तो जब हाइपोथेसिस डेवलप हो जाता है, देखिए हम बात कर रहे थे हाइपोथेसिस के हवाले से, तो मैंने कहा था कि डिफरेंट वेज हैं हाइपोथेसिस को बनाने के लिए। जब एक हाइपोथेसिस साइंटिस्ट डेवलप कर लेता है तो उस हाइपोथेसिस को रिपीटेडली टेस्ट किया जाता है। यानी हाइपोथेसिस को आमतौर पे एक्सपायर की जाती है टेस्टिंग के लिए। क्यों? ताकि उसे टेस्ट करने से रिजल्ट हासिल किए जाए, और जब टेस्ट करके उस हाइपोथेसिस के रिजल्ट फेवर कर जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर जो फाल्सिफिकेशन के चांसेस थे वो डिक्रीज हो गए, वो खत्म हो गए।
तो साइंटिस्ट के कॉन्फिडेंस में इजाफा हो जाता है। और जब एक हाइपोथेसिस को रिजल्ट फेवर कर जाए तो फिर वही साइंटिस्ट, वही बायोलॉजिस्ट उस एक हाइपोथेसिस से सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस डेवलप करता है। और जब मजीद ज्यादा हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं, उस पहले वाले हाइपोथेसिस को बेस बनाकर, तो इन सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस को फिर अगेन टेस्ट किया जाएगा एक्सपेरिमेंट के जरिए। और जब उन्हें टेस्ट किया जाता है और फिर तमाम जो रिजल्ट्स हैं वो उस हाइपोथेसिस को फेवर कर जाएं, तो फिर उस हाइपोथेसिस को अब हम हाइपोथेसिस नहीं कहेंगे, देन इट बिकम्स थ्योरी। इसका मतलब यह होता है कि वो थ्योरी डेवलप हो गई। तो थ्योरी एक साइंटिस्ट अपने हाइपोथेसिस को बार बार टेस्ट करके बना लेता है। अब जब एक थ्योरी डेवलप हो जाती है तो थ्योरी के मुख्तलिफ कैरेक्टर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे जो गुड थ्योरी है, इट इज प्रिडिक्टिव, ये पेशीन गोई करती है, नई बातें बताती है, एंड हैज एक्सप्लेनेटरी पावर, और उसके अंदर वजाहत करने की ताकत मौजूद होती है, किसी चीज की वजाहत कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गुड थ्योरी होती है विच इज प्रिडिक्टिव एंड हैज एक्सप्लेनेटरी पावर, और ऐसी गुड थ्योरी जो सजेस्ट करे, जो तजवीज करे न्यू एंड डिफरेंट हाइपोथेसिस, नए और मुख्तलिफ किस्म के हाइपोथेसिस उससे बनाए जा सकें, तो ऐसी गुड थ्योरी को हम नाम देते हैं प्रोडक्टिव थ्योरी। तो व्हाट इज प्रोडक्टिव थ्योरी? द थ्योरी दैट सजेस्ट न्यू एंड डिफरेंट हाइपोथेसिस। इसका मतलब ये हुआ कि जो गुड थ्योरी है वो तो प्रिडिक्टिव और एक्सप्लेनेटरी पावर रखती है, और ऐसी गुड थ्योरी जिससे सजेस्ट करें न्यू और डिफरेंट हाइपोथेसिस, यानी नए और मुख्तलिफ किस्म के हाइपोथेसिस बनाए जा सकें, तो अब ये गुड थ्योरी जो है इट इज कॉल्ड प्रोडक्टिव थ्योरी। तो थ्योरी एक साइंटिस्ट ने डेवलप कर ली, तो अब ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट अब इस थ्योरी को टेक अ चैलेंज, वो चैलेंज के तौर पे लेंगे, एंड ट्राई टू डिसप्रूव इट, और वो कोशिश करेंगे कि ये गलत साबित हो जाए। लेकिन जब वो उसे डिसप्रूव नहीं कर पाते, एक्सपेरिमेंट के जरिए वो प्रूव हो जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वो थ्योरी नहीं रहती, नाउ इट बिकम्स लॉ। अब ये लॉ डेवलप हो जाता है। और लॉ होता क्या है? इट इज कांस्टेंट फैक्ट्स ऑफ नेचर। ये कुदरत के यकसा हकीकत होती है, एंड इट इज इररिफ्यूटेबल थ्योरी, और ये नाकाबिले तरदीद थ्योरी होती है, यानी ऐसी थ्योरी जिसकी तरदीद ना की जा सके, जिसको रद्द ना किया जा सके, ऐसी थ्योरी को हम नाम देते हैं लॉ। तो लॉ क्या है? कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर है, एंड इट इज इररिफ्यूटेबल थ्योरी। एंड इन बायोलॉजी देयर इज द शॉर्ट इन लॉ। बायोलॉजी में लॉ जो है बहुत कम है। वजह क्या है? ड्यू टू एल्यूसिव नेचर ऑफ लाइफ, कि जिंदगी की तब्दील होने वाली फितरत है, इसी की वजह से लॉ की यहाँ कमी है। यहाँ एग्जांपल हम दो लॉ की बात करेंगे। एक जी मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, और इसमें दो लॉज आपने पढ़े हुए हैं, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये इनहेरिटेंस का मुतालिक है। दूसरा यहाँ एग्जांपल दी हुई है हार्डे वेनबर्ग लॉ ऑफ एवोल्यूशन।
हार्डे वेनबर्ग का जो लॉ है इर्तिका के बारे में, यहाँ 2 लॉ है। अल्लाह।